नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसको बहुत लोग अपने डॉक्टर से भी, अपने परिवार वालों से भी शेयर करने में कुछ शर्माते हैं। यानी वो समस्या जिसमें टट्टी के रास्ते से खून जाता है, यानी मल द्वार से खून जाता है या लैट्रिन के साथ मिलकर खून जाता है। इसे हम कहते हैं ब्लीडिंग पर रेक्टम। तो ब्लीडिंग पर रेक्टम ऐसी समस्या है जो बहुत समय तक लोग शेयर नहीं करते हैं, छुपाते रहते हैं और इसी कारण से उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपनी किसी भी शारीरिक समस्या को कभी भी छुपाएं नहीं, खासतौर में अपने डॉक्टर से तो बिल्कुल ना छुपाएं। तो ब्लीडिंग पर रेक्टम यानी टट्टी के रास्ते से खून आना एक बहुत ही कॉमन समस्या है और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले उसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करें कि वो खून टट्टी के साथ मिला हुआ होता है या अलग से आता है या शौच क्रिया होने के बाद बूंद बूंद करके टपकता है। ये दर्द के साथ होता है या बिना दर्द के होता है? क्या ये सिर्फ खून, लाल खून ही आता है या बने हुए थक्के जमकर आते हैं? क्या इसके साथ आपको पेट दर्द भी होता है या इसके साथ नीचे लेट्रिन की जगह में दर्द या इचिंग वगैरह होती है? तो ये सब हिस्ट्री को आप पहले खुद अच्छे से समझें कि आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। बहुत लोगों को सिर्फ अंडरवियर पर खून लग जाता है लेकिन लेट्रिन के साथ नहीं आता, तो उसका महत्व अलग है। यानी कि हिस्ट्री का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जब आप अपने डॉक्टर से मिलें तो ये सब चीज़ें शेयर करें। तो अब ये समझ लेते हैं कि क्या वो कारण होते हैं जिनमें खून आ सकता है मल द्वार से। तो सबसे कॉमन मेरे हिसाब से है जिसको हम कहते हैं पाइल्स या बवासीर। तो पाइल्स वो नसें होती हैं जो मल द्वार के पास बड़ी हो जाती हैं और उनमें जब कभी भी ब्रीच होता है, वहाँ कोई इरोजन होता है तो उसके ज़रिए खून बाहर आ जाता है। तो इसे हेमरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है फिशर। फिशर आप यूँ समझ लें कि कट लग जाता है, यानी कि कभी भी आपको अगर बहुत हार्ड लेट्रिन होती है तो उसके ज़रिए मल द्वार पे कट लग जाता है। जैसे कभी कभी आपके लिप्स पे भी कट लग जाते हैं साइड्स में, ऐसे ही मल द्वार पे भी हार्ड स्टूल के कारण या फ्रीक्वेंट स्टूल्स के कारण कट लग जाता है, जिसे फिशर इन एनो बोलते हैं। तो इसमें भी खून जाएगा, पर फ़र्क ये है कि इसमें जो खून जाता है उसमें दर्द भी होता है साथ में, जबकि पाइल्स के ज़्यादातर केसेस में दर्द नहीं होता जब तक कि पाइल्स हेमरॉइड्स जो हैं वो थ्रोम्बोज ना हो गए, उनमें कोई सूजन ना आ गई हो। तो ज़्यादातर इंटरनल पाइल्स यानी पेनलेस ब्लीडिंग इंटरनल पाइल्स में होती है और पेनफुल ब्लीडिंग जो है फिशर इन एनो में होती है। इसके अलावा और कारणों पे जाएं तो एक होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टल पॉलिप या कोलोनिक पॉलिप। पॉलिप यानी एक मस्सा सा होता है जिसमें जो एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जो बड़ा होता जाता है और उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है अगर उसके ऊपर छाला भी हो। फिर इन सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं कोलोनिक कैंसर या रेक्टल कैंसर। उसमें भी मल द्वार से खून जाता है। बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जब लैट्रिन में खून जाना चालू होता है तो पहले ये मान लेते हैं कि ज़्यादातर लोगों को पाइल्स होता है, मुझे भी पाइल्स होगा, और अपने हिसाब से कोई भी इलाज चालू कर देते हैं, या देसी या अंग्रेज़ी या कोई भी इलाज चालू करते हैं, 2 4 6 महीने ख़राब कर लेते हैं और उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अंदर दूरबीन से चेकअप करता है तो पता चलता है कि ये पाइल्स ना होकर रेक्टल कैंसर है। तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अगर कभी भी मल द्वार से ब्लीडिंग होती है तो उसको 1-2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। तो ये तो वो कारण हुए चारों जो आंतों में होते हैं, पाइल्स, फिशर, पॉलिप और कैंसर। इसके अलावा ऐसे बहुत से कारण हैं जिनमें मल द्वार से खून जा सकता है, लेकिन कारण बड़ी आंत में ना होके और ऊपर होता है, यानी छोटी आंत में या इवन अपर जीआई में, यानी कि स्टमक या ड्यूडेनम वगैरह में भी हो सकता है, फूड पाइप में भी हो सकता है। तो होता ये है कि अगर आपको पेप्टिक अल्सर है और उसमें खून का रिसाव बेहद तेज़ी से हो रहा हो, ये कोई नस खुल गई हो, तो आपको मल द्वार से एकदम ताज़ा खून जाएगा, ऐसा लगेगा कि नीचे ही कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है। तो ये भी ध्यान में रखना होता है हमें जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को मल द्वार से खून आ रहा है। वहीं पूरी छोटी आंत में से भी कहीं ना कहीं खून का रिसाव हो सकता है और इसके तमाम कारण हो सकते हैं, जैसे कि आईबीडी होती है, क्रोन्स डिजीज़ होती है, पेप्टिक अल्सर का मैंने नाम लिया। हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो सकता है। बहुत से वैस्कुलर मालफॉर्मेशन होते हैं, जैसे एंजियोडिस्प्लेजिया होते हैं, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन होते हैं। तो इन सब में भी खून का रिसाव हो सकता है। तो अगर आपको टट्टी के रास्ते खून जाता है तो क्या करें? तो जैसा मैंने कहा, आप उसमें इंतज़ार न करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। लैट्रिन के रास्ते खून जाना अगर एक बार भी आपको गया है तो कोई ना कोई एबनॉर्मल बात है, सिंपल बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कल मैंने मिर्ची का खाना खा लिया था इसलिए हो गया, कल मैंने बाहर खाना खा लिया था इसलिए हो गया। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, इसकी जाँच ज़रूरी है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो क्या जाँच करेंगे? तो एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं प्रोक्टोस्कोपी, यानी गुदा के रास्ते में एक वो स्टील का छोटा सा
एक इंस्ट्रूमेंट डाल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर कोई पाइल्स या कोई फिशर या ऐसी कोई परेशानी दिखाई दे रही है क्या। परंतु इससे बेहतर होता है जो हम लोग आजकल प्रेफर करते हैं, जिसको कहते हैं सिग्मॉइडोस्कोपी, जो एक लचीली ट्यूब होती है जिसको आसानी से लैट्रिन के रास्ते अंदर डाला जा सकता है और इसमें कैमरा लगा होता है और हमें स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि अंदर क्या बीमारी है। इसी का बड़ा रूप होता है जिसको हम कहते हैं कोलोनोस्कोपी, यानी पूरी बड़ी आंत की जांच उस दूरबीन के माध्यम से की जाती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुझे मल द्वार से खून आता है, तो वो हिस्ट्री लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये, जैसा अगर आप बताएंगे कि ये खून अक्सर लैट्रिन के साथ जाता है या आपको पतले दस्त भी लगे हुए हैं, तो उस केस में ज़रूरी नहीं कि हम यंत्र डाल के अंदर देखें, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि ये आपको डिसेंट्री का इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर डिसेंट्री हुई हो तो उसकी हम सीधे दवा दे सकते हैं। स्टूल टेस्ट करने के बाद हम कंफर्म कर लेते हैं और दवा दे के आपको 5, 7, 10 दिन में ठीक कर सकते हैं। परंतु अगर आपको दस्त नहीं लगे और खून जाता है तो ये ज़्यादा चिंता की बात है। उस केस में हमें यंत्र से अंदर देखना होता है, जो एक बेहद साधारण टेस्ट है। एक अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि कोलोनोस्कोपी एक साधारण टेस्ट है और उसको कितनी आसानी से किया जा सकता है, और उसके लिए हल्की सी बेहोशी की दवा देके किया जाता है ताकि आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। पर सिग्मॉइडोस्कोपी यानी जो कोलोनोस्कोपी का छोटा रूप है, जिसमें हम आंतों के निचले भाग को देखते हैं, अपनी कोलन के लास्ट एरिया को, यानी रेक्टम और सिग्मॉइड को देखते हैं, उसमें नींद की दवा की या बेहोशी की दवा की ज़रूरत नहीं होती और तो करने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। इसमें ना सिर्फ हम जांच करते हैं, इसमें हम इलाज भी कर सकते हैं। यानी अगर हमें दिखता है कि पेशेंट को पाइल्स हैं तो हम पाइल्स में इंजेक्शन कर सकते हैं, पाइल्स में बैंडिंग कर सकते हैं। ये 2 विधि से उसको ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। लेज़र भी कर सकते हैं। और वहीं अगर हमें लगता है कि इसको पॉलिप है तो पॉलिप को पॉलिपेक्टमी नामक विधि से निकाला जा सकता है। और जब पॉलिप को निकाला जाता है तो उसकी बायोप्सी भी, मैंने हिस्टोपैथोलॉजी भी की जाती है, ताकि ये पता चल जाए कि इसमें भविष्य में भी और पॉलिप बनने की संभावना या कैंसर बनने की संभावना तो नहीं। वहीं तीसरी, अगर हम अंदर देखते हैं और हमें पता चलता है कि अंदर गठान हो गई है, यानी पॉलीपॉइडल ग्रोथ है, तो हम ये मानते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। और उस केस में भी हम बायोप्सी का सैंपल लेते हैं, जिसमें पैथोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये कैंसर है या नहीं, अगर है तो किस टाइप का कैंसर है, और उसका ट्रीटमेंट तय होता है। और अगर हमें निचले हिस्से में सिग्मॉइडोस्कोपी में कोई कारण नहीं दिखाई देता तो हमें पूरी कोलोनोस्कोपी ज़रूर करनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है पूरी कोलोनोस्कोपी में भी कोई ब्लीडिंग का हमें कारण नहीं मिला है, तो हमको अपर एंडोस्कोपी जो होती है वो, और बीच की आंतों की एंडोस्कोपी जिसको हम कैप्सूल एंडोस्कोपी कहते हैं, वो भी करना चाहिए। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी के बारे में 2 शब्द कि ये एक नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल के बराबर कैमरा होता है और इस कैप्सूल में कैमरा लगा होता है जो लगभग एक मिनट में 70-80 फ्रेम लेता है, फ़ोटो खींचता है। तो इस तेज़ गति से वो फ़ोटो खींचता रहता है और हमको करीब 10 घंटे की रिकॉर्डिंग में 1 लाख के आसपास फ़ोटो मिल जाते हैं, जो एक वीडियो के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो हम इसको कैमरे में सॉफ्टवेयर के ज़रिए स्क्रीन पे देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि छोटी आंत में कहीं ब्लीडिंग का रीज़न है कि नहीं है। तो अगर ब्लीडिंग पर रेक्टम यानी मल द्वार से खून जाता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और डॉक्टर इनमें से ही कोई टेस्ट करेगा, सिग्मॉइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी या कैप्सूल एंडोस्कोपी। और ज़रूरत पड़ने में अगर हमें पता चलता है कि अंदर कैंसर है तो फिर सीटी स्कैन या एमआरआई भी किया जाता है। और हर स्टेज पे हर बीमारी का एक निश्चित इलाज मौजूद है। और कभी भी आपको ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है, मल द्वार से खून आता है, तो उसको बिल्कुल घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, अपने परिवार में शेयर करें और उसके निश्चित जांच करा के निश्चित इलाज पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो मल द्वार से खून जाने की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।